रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर, लाशें बिखरी हुई है। कुछ पल पहले जो आदमी जोर जोर से बात कर रहा था, कोने में उसकी निर्जीव शरीर पड़ी है। अरे भाई, ये क्या हो गया? अच्छा भला चले थे ट्रेन में, जांच होगी और कुछ भी पता नहीं चलेगा। रेल को अति आधुनिक बनाया जा सकता है, बस सरकार के पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए। नमस्कार, मैं बलभद्र श्रीवास, एंटीवेब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बालासोर रेल हादसे में अपने परिवारों से हमेशा के लिए बिछुड़ जाने वाले दिवंगत आत्माओं को मेरा भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आप एक ऐसी गाड़ी में बैठ जाते हैं, आप विश्वास करते हैं ये हमें हमारी मंजिल तक लेकर जरूर जाएगी, और किसी को क्या मालूम यह रेलवे का कोच ही उनके लिए अंतिम सैया बन जाएगी और अनंत यात्रा की सैर में भेज देगी। कारोमंडल एक्सप्रेस में लोग बैठे होंगे, कोई अपनी पत्नी को फोन करके बताया होगा, मैं ट्रेन में बैठ गया हूं, अपना ख्याल रखना। कोई युवक अपनी माँ को फोन से बताया होगा, माँ मैं पहुंचने के बाद कॉल करूंगा, लेकिन वह अपने गंतव्य तक पहुंच ही नहीं पाया होगा। माँ को बेटे की आवाज कभी सुनाई नहीं पड़ेगी, पत्नी पति से कभी मिल नहीं पाएगी। पति ने पत्नी से अपना ख्याल रखने को कहा था, लेकिन अब पत्नी के हाल चाल पूछने के लिए कभी वापस नहीं आ पाएगा। यह अपूर्णीय क्षति है जिसका कोई भरपाई नहीं कर सकता है। साथियों, भीषण दुर्घटना है। तेज आवाज की गड़गड़ाहट के साथ सब कुछ खत्म, चारों तरफ शांत अंधेरा, और कुछ देर बाद चीख पुकार, चित्कार, रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर, लाशें बिखरी हुई है। कुछ पल पहले जो आदमी जोर जोर से बात कर रहा था, कोने में उसकी निर्जीव शरीर पड़ी है शांत। जूते चप्पल खाना सब कुछ इधर उधर बिखरे हुए। लोग इतने भयभीत हो चुके हैं कि रोना भी नहीं बन पा रहा है। बदहवास से एक दूसरे को देख रहे हैं। अरे भाई, ये क्या हो गया? अच्छा भला चले थे ट्रेन में, क्यों हो गया? मेरी पत्नी नहीं दिख रही है, यहीं पर तो थी, यहीं बैठी थी। नहीं, अगर ऐसे हादसे होने लगे, दहशत के मारे लोग रेल यात्रा करना छोड़ देंगे। आप सबको मालूम हो चुका है, और लगभग 300 से ज्यादा लोग दिवंगत हो चुके हैं, और आगे मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। हो सकता है सरकारी आंकड़े में कुछ कम नजर आए। अब ये दुर्घटनाएं ह्यूमन एरर से हुई हैं या टेक्निकल फॉल्ट से, जांच होगी और कुछ भी पता नहीं चलेगा। सच मानिए, कुछ भी पता नहीं चलेगा। आपात बैठक होगी, जैसे सभी दुर्घटनाओं में होती है। पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया जाएगा, और कुछ रेल पीड़ितों के लिए दान कार्यक्रम रखेंगे। और ज्यादा हो गया तो लोग, आजकल एक रिवाज चला है ना, लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, उसकी भी उम्मीद है, वो भी करेंगे। दुर्घटना स्थल पर मंत्रियों का तांता लग जाएगा। जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 3 जून 2023 शाम के समय 5 बजे का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। किसको जेल में डालोगे? कोई एक आदमी थोड़े ये सब किया है, यह तो सिस्टम का फेलियर है। सिस्टम में तो आपकी सरकार आती है, डाल दीजिए जेल में। मैं आज अनकंट्रोल हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ दिन पहले ट्रेन से यात्रा की थी। बहुत खराब हालत है ट्रेन व्यवस्था की। रेल किराया लगभग दुगुने हो चुके हैं, और फैसिलिटी जीरो है, बल्कि और खराब है। आज जो दुर्घटना हुई है, उसके पीछे रेलवे विभाग की सिस्टम जवाबदार है, और मंत्रालय जवाबदार है, और साथ ही साथ सरकार भी जवाबदार है। एक गाड़ी चलती है एक्सप्रेस, कोलकाता से चेन्नई और बालासोर के पास एक अलग लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी के पीछे टकरा जाती है या उसके पीछे चढ़ जाती है। मतलब अपना लाइन छोड़कर अलग सेपरेट लाइन में खड़ी मालगाड़ी के लाइन में घुस जाती है, जिससे बोगी पलट जाते हैं और गिरते पड़ते तीसरी लाइन में बिखर जाते हैं। उसी समय उसी लाइन में एक और गाड़ी, हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, बेंगलुरु से कोलकाता, धड़धड़ाते हुए आ जाती है और लाइन में पलटी हुई बोगी को टक्कर मारते हुए निकल जाती है। इस टक्कर में उसके 2 बोगी पलट जाते हैं। आश्चर्य की बात है, तीनों गाड़ियां अलग अलग लाइन में चल रही थी, फिर भी एक दूसरे से भिड़ गईं। निश्चित ही तकनीकी त्रुटि हुई है, और ह्यूमन एरर भी हो सकता है। घटना से स्पष्ट होता है कि रेलवे भगवान भरोसे चल रहा है। अभी तक कोई रेलवे सिक्योरिटी पर नई तकनीक जो दूसरे देश के रेलवे में होती है, बहुत सारे डिवाइसेस मशीन उपलब्ध हैं जो दुर्घटना रोकने के काम आते हैं, भारतीय रेलवे में नहीं है। क्यों? मालूम नहीं। रेलवे का मेंटेनेंस ग्रुप बहुत मजबूत होता है।
अभी तक तो मेरा यही अनुभव है। अनुभवी लोग होते हैं, मगर घटना से लगता है कि मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। यही हाल पूरे भारत में है और लगभग रेलवे विभाग में है। रेलवे की बात नहीं, बहुत से संस्थान हैं भारत में जो बीमार हो चुके हैं। बहुत पहले से एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकारी विभाग में काम नहीं होता है, फिर प्राइवेट के लोग ही काम करते हैं। इसके पीछे का असली मकसद है सब सरकारी संपत्ति को प्राइवेट को दे दो। किसी संस्थान को बेचना है तो पहले उस विभाग के बारे में भ्रामक सूचना फैलाना शुरू कर दो, फिर आगे का काम स्वयं जनता कर लेगी और बड़ी आसानी से इस संस्थान को जानबूझकर बीमार बताकर किसी कंपनी को बेच दो। बीमार करने के लिए कुछ नहीं करना है, जितनी मेंटेनेंस रिसोर्सेस हैं, इक्विपमेंट अपग्रेडेशन होने हैं, सबको खत्म कर दो ताकि लोग समझे कि सरकारी काम में कोई दम नहीं है। अगर भारतीय जनता जागरूक हो जाएगी तब ऐसी घटनाओं पर रोक लग सकती है, सरकार पर दबाव बनाकर। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत के पब्लिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक सोच से कोई लेना देना नहीं है। मैंने भारत में कभी पब्लिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक विचारधारा पर चर्चा करते हुए नहीं सुना है। जनता को एक ऐसी राजनीतिक पार्टी चाहिए थी जो इनको मंदिर दिलाए। सरकार ने मंदिर दे दिया। मंदिर से, मंत्र से, तंत्र मंत्र से आप चांद पर जा नहीं सकते हैं और वही रेलवे की दुर्घटना को रोक सकते हैं। रेलवे की दुर्घटना को रोकने के लिए तकनीकी ज्ञान चाहिए जो विज्ञान से जुड़ी होती हैं। राजनीतिक पार्टी को क्या चाहिए? वोट, सत्ता, क्योंकि वही उनके लिए कर्म भक्ति और देशभक्ति है। जनता कुछ दूसरा देशभक्ति समझकर भूखे मर रही है। भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष देश है जहां मंदिर बनाने के लिए स्वयं सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी घोषणा करते हैं कि 1 जनवरी 2024 को भव्य मंदिर का निर्माण होगा। कभी किसी सरकार ने घोषणा की हम भारत के युवाओं के लिए शिक्षा को वैज्ञानिक उन्मुखी बनाएंगे, देश में अत्याधुनिक अस्पताल, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, ऑर्गेनिक खेती और किसानों के हित के लिए अच्छी योजना बनाएंगे जो किसानों की जिंदगी को बदल दे? नहीं, ऐसा सोचना एक सपना है भारत में। यही लोग थे जो महंगाई पर, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमत पर इतनी ज्यादा उधम मचाया करते थे। मुझे याद है रविशंकर प्रसाद साइकिल पर बैठे बैठे महंगाई पर भाषण दे रहे थे। आज महंगाई चरम पर पहुंचने के बाद किसी को दिखाई नहीं दे रही है। बालासोर के रेलवे दुर्घटना में कितनों अपने परिजनों से हमेशा हमेशा के लिए बिछुड़ गए। इस दुर्घटना को भगवान की मर्जी है ऐसा नहीं मान सकते हैं। जवाबदारी लेनी पड़ती है जब आप मानते हैं कि हाँ, मैं इस विभाग का मुखिया हूं, मैंने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं संभाल पाया, इसलिए मुझे इस पद पर नहीं रहना चाहिए। ऐसा त्याग वही कर सकता है जिनके दिल में इन सैकड़ों निर्दोष, शोक संतप्त परिवार के दुख दर्द की पीड़ा को आत्मसात करने की भावना हो। आप देखिए, इंसानियत एक तरफ लाल बहादुर शास्त्री जी थे जिन्होंने 1956 में रेल दुर्घटना होने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वो गाड़ी नहीं चला रहे थे, सिर्फ उस मंत्रालय के हेड थे। उसी तरह से सन 1999 में उस समय के रेल मंत्री नीतीश कुमार ने रेल मंत्री का पद त्याग दिया था। 2000 में ममता बनर्जी ने और सन 2016 में मंत्री सुरेश प्रभु इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन बीजेपी की सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। मगर इतनी बड़ी दर्दनाक रेल दुर्घटना होने पर नैतिकता के नाम पर ही सही इस्तीफा देने की हिम्मत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नहीं की है। यह भी अनुमानित है कि जबकि बीजेपी सरकार उनका इस्तीफा नहीं लेगी, हालांकि विपक्ष मांग करता रहा है। रेलवे के पास पैसे की कमी नहीं है, रेल को अति आधुनिक बनाया जा सकता है, बस सरकार के पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरकार रेलवे की दुर्घटना को एक नियति की दुर्घटना मानकर चलती रहेगी तो ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी, तो लोग रेल में बैठना सुरक्षित नहीं समझेंगे। यह भारत के लिए और रेलवे विभाग के लिए ठीक नहीं होगा। रेलवे के उच्च अधिकारियों को ईमानदारी से रेलवे के पक्ष में सरकार के सामने नफा नुकसान के साथ रेलवे के आधुनिकीकरण के विषय में स्पष्ट विचार रखने चाहिए। मैं पुनः रेलवे हादसे में अपने प्रिय जन से, हमेशा के लिए बिछड़ने वाले परिवार से धैर्य रखने की निवेदन करता हूं। उम्मीद है सरकार रेलवे के प्रति
आधुनिकीकरण करने में पहल करेगी, इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।